Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last online classes poem for the Seven Ages of Men by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की चौथी इम्पोर्टेंट कविता के बारे में हमने लास्ट क्लासेज में चर्चा की थी। ठीक है, लास्ट क्लासेज की जो हमारी चर्चा थी वो विलियम शेक्सपियर की इस पोएम के बारे में चर्चा थी। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट पोएम है। ठीक है, पोएम 4 हमारी कैसी पोएम है? मोस्ट पोएम है। ठीक है, और मोस्ट पोएम में से एक पोएम है ये, और इस पोएम में आपको एक्सट्रैक्ट भी बोर्ड एग्जाम में आएगी और एक्सट्रैक्ट के साथ साथ इसमें क्वेश्चन दोनों तरह के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 7 एजेज ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। पोएम का हिंदी अर्थ होगा मनुष्य की 7 अवस्थाएं। मनुष्य की 7 अवस्थाएं नामक जो इस पोएम है, इसको विलियम शेक्सपियर नाम के अंग्रेजी के ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर कौन है? ग्रेटेस्ट पोएट, एक महानतम कवियों में से एक हैं, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर LITERATURE अंग्रेजी साहित्य के महान कवियों में से एक विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में और मृत्यु 1616 में स्टार्ट फोर्ट एट एवन नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इन्हें बार्ड ऑफ एवन का स्वामी भी कहा जाता है। इनकी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे अपने गांव के नाम से ही जाना जाए। ठीक है, ऐसे महान विभूति, ऐसे महान कवि के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनका ये कवि परिचय है। ठीक है, और इनके इस कवि परिचय के द्वारा आप इस पोएम में से बहुत कुछ वर्णन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये है विलियम शेक्सपियर कवि। अबाउट पोएम, अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो किताब में आप लोग खोल लें और किताब में ध्यान दें। अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम, इनके बारे में आप लोग नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में, मृत्यु 1616 में हुई थी। स्टार्ट फोर्ट एट एवन नामक स्थान पर जन्म हुआ था। अंग्रेजी कवि, प्ले राइट, नाटककार, एक्टर, अभिनेता और ड्रामाटिस्ट नाट्यकार हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड, इन्हें अक्सर बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है, एवन के स्वामी के नाम से। हिज वर्क्स, इनकी रचनाएं में इंक्लूड शामिल हैं 38 प्लेज। इन्होंने 38 क्या लिखे हैं? नाटक लिखे हैं। प्लेज का अर्थ क्या होगा? नाटक। ठीक है, 154 सोनेट इन्होंने लिखी हैं। सोनेट का मतलब होगा 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइनों की कविताएं। 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम, 2 इन्होंने लंबी वर्णनात्मक पोएम्स को भी लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड, इनके जो नाटक हैं उनका ट्रांसलेटेड मीन्स अनुवाद किया गया है। मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेज, प्रमुख आधुनिक भाषाओं में इनके नाटकों का अनुवाद किया गया है। ठीक है, और परफॉर्म वर्ल्ड ओवर, और उन्हें संपूर्ण संसार भर में उन नाटकों का मंचन भी हुआ है। परफॉर्मेंस देखा गया है, मंचन किया गया है। शेक्सपियर प्रोड्यूस, शेक्सपियर ने रचना की है मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क, शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध कृतियों की रचना, वर्क्स मीन्स कृतियों की, प्रोड्यूस मीन्स रचना 1589 से 1613 के बीच में लिखी हैं। ज़्यादातर रचनाएं 1589 से 1613 के बीच में, इन 24 साल में ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं, मृत्यु से 3 साल पहले तक लिखी है। हिज प्लेज प्राइमरली कॉमेडी, उनके जो नाटक हैं प्राइमरली प्रमुख रूप में कॉमेडीज हैं, हास्यास्पद नाटक हैं। हिस्ट्रीज ऐतिहासिक नाटक हैं। ट्रेजेडीज दुख अंत वाले, जिनका अंत कैसा होता है? दुखद। और ट्रेजी कॉमेडी, दुख अर्ध शुरुआत और कॉमेडी के साथ अंत वाले, हंसी खुशी के साथ अंत और दुख के साथ शुरू, ऐसे भी हैं। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये सब नाटकों के नाम हैं। एज यू लाइक इट और मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसीडर, इन्हें माना जाता है सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्लेज, इनके कुछ श्रेष्ठ नाटकों में माना जाता है। ये जो नाटक है ना, इनको फाइनेस्ट प्लेज, इनके श्रेष्ठतम नाटकों में माना जाता है। दिस पोएम इज मोनालॉग, ये कविता क्या है भैया? एक मोनालॉग है। मोनालॉग का मतलब होगा एकालाप।
एकालाप का मतलब होगा एक ही व्यक्ति के द्वारा नाटक में जो अभिनय होता है उसे मोनोलॉग एकालाप कहा जाता है, एका अभिनय भी कहा जाता है। ठीक है। फेमस शेक्सपियर कॉमेडी जो कि कहाँ से ली गई है ये कविता? प्रसिद्ध शेक्सपियर कॉमेडी विलियम शेक्सपियर की एक हास्य रचना, हास्य नाटक एज यू लाइक इट से लिया गया है। इट इज स्पोकन, इसका अनुवाद मेलनकली जैक्स, दुखद मन वाले जैक्स नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। ठीक है। इसके अलावा इट इज वन ऑफ शेक्सपियर ऑफन, हाँ, दुखद मन वाले जैक्स के द्वारा इसका, तो ये शेक्सपियर ने इस पोएम को लिखा और जैक्स ने इसका अनुवाद किया। जैसे रामायण लिखी किसने है? वाल्मीकि जी ने, और अवधी भाषा में उसका अनुवाद तुलसीदास जी के द्वारा किया गया। लिखने वाले विलियम शेक्सपियर, अनुवाद करने वाले जैक्स। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार मेंस लाइफ कैन बी डिवाइडेड, मानव के जीवन को विभाजित या बांटा जा सकता है 7 एजेस इनटू 7 एजेस, 7 अवस्थाओं में। पहली इन्फेंट, शिशु अवस्था, स्कूल बॉय अवस्था, विद्यालय जाने वाली अवस्था, लवर प्रेमी अवस्था, सोल्जर सैन्य अवस्था, जस्टिस न्यायाधीश अवस्था, पेंटालून विदूषक अवस्था, ओल्ड एज और वृद्धावस्था। इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड, ये शेक्सपियर की अक्सर वर्णित होने वाली मोनोलॉग्स में से एक है। रिटन इन आइएमिक पेंटामीटर, जिसको आइएमिक पेंटामीटर में लिखा गया। आइएमिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि फुट पद है, इसमें 5 स्वर शब्दों का प्रयोग है, स्ट्रेस वर्ड का प्रयोग है। जैसे 5 शब्द हो गए, उनमें 5 ऐसे शब्द हैं जिनकी स्ट्रेस, जिनमें तेज स्वर ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, वो पेंटामीटर कहलाती है। ठीक है। मेनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस, अनेक लेखक, पाइथागोरस का मतलब होगा प्राचीन या प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल से लेकर प्रेजेंट वर्तमान तक अनेक लेखकों ने हैव कंपेयर, तुलना की है, वर्ड संसार की स्टेज रंगमंच से तुलना की है। कहां से? पाइथागोरस, PYTHAGOROES, पाइथागोरस प्राचीन या प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर प्रेजेंट वर्तमान तक अनेक लेखकों ने वर्ल्ड संसार की तुलना किससे की है? ये स्टेज एक रंगमंच से की है। कंपेयर मीन्स क्या होगा? तुलना। संसार की तुलना किससे की है? रंगमंच से की है। अनेक लेखकों ने बताया कि संसार एक रंगमंच है और संसार में रहने वाले सभी पुरुष महिलाएं रंगमंच के कलाकार हैं। तो ये कवि परिचय के बारे में हुआ, कविता परिचय के बारे में हुआ। अब हम एक एक लाइन को, टेक्स्ट की एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक लाइन को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट पोएम में से है ये कि वेरी मोस्ट पोएम है। इसमें से एक ही बार एक्सट्रैक्ट आई है, तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन दोनों के लिए है। ठीक है। किताब खोलें, किताब में एक एक लाइन का आप लोग अर्थ देखते हुए चलेंगे। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल वर्ल्ड संपूर्ण संसार क्या है भैया? इज ए स्टेज, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। स्टेज मीन्स क्या होगा? रंगमंच है। इस संसार में रहने वाले ऑल मीन एंड वीमन, ऑल मीन एंड वीमन, संसार में रहने वाले सभी पुरुष और सभी महिलाएं, मेयरली, केवल, मेयरली का अर्थ क्या होगा? केवल। क्या है भैया? मेयरली का अर्थ होगा केवल। प्लेयर्स मीन्स होगा कलाकार हैं। इस रंगमंच पर अभिनय करने वाले कौन हैं? कलाकार हैं। संपूर्ण संसार को, ऑल वर्ल्ड इज ए, संपूर्ण संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। संसार में रहने वाले सभी पुरुष और महिलाएं केवल इस रंगमंच के अभिनय करने वाले कलाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट, इन सभी पुरुष और महिलाओं का जो एग्जिट है और एंट्रेंस है वो भी इसी रंगमंच से ही है। एग्जिट का अर्थ वैसे प्रस्थान होता है, एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रवेश। लेकिन पोएम में जो भाव निकल के जाएगा वो है वर्थ, और एग्जिट का अर्थ होगा डेथ।
एक आदमी की मृत्यु भी इसी रंगमंच से होती है और एक आदमी का जन्म भी इसी रंगमंच से होता है। एग्जिट इंडिकेट्स डेथ, एंट्रेंस इंडिकेट बर्थ। तो एक संपूर्ण संसार एक रंगमंच, संसार में रहने वाले सभी पुरुष महिलाएं केवल इस रंगमंच के प्लेयर कलाकार हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव देयर एग्जिस्ट, उन सब का प्रवेश भी इसी रंगमंच से है, अर्थात वो जन्म भी इसी रंगमंच पर लेते हैं और वो इस संसार से प्रस्थान अर्थात मृत्यु को भी इसी रंगमंच के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। वन मैन इन हिज टाइम, एक आदमी अपने जीवन काल में प्ले मैनी पार्ट। प्ले का अर्थ यहाँ खेलना नहीं होगा, प्ले का अर्थ होगा अभिनय करना। एक आदमी अपने जीवन काल में अभिनय करता है। आपको मैंने मीनिंग भेज दूंगा, उन मीनिंगों को आप लोग पढ़ना। एक आदमी प्ले मीन्स अभिनय करता है, मैनी पार्ट्स अनेक भूमिकाओं का, मैनी मीन्स अनेक, पार्ट मीन्स होगा भूमिकाओं का और एक्ट मीन्स भी भूमिकाएं, दोनों का अर्थ होता है भूमिका। एक आदमी अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाओं का क्या करता है? प्ले मीन्स अभिनय करता है। हिज एक्ट्स, उसकी ये भूमिकाएं ही 7 एजेज 7 अवस्थाएं हैं। ये पहला पैराग्राफ हो गया। संपूर्ण संसार एक रंगमंच, संसार में रहने वाले सभी पुरुष और सभी महिलाएं केवल इस रंगमंच के कलाकार, अभिनेता, पात्र हैं। देयर एग्जिस्ट एन एंट्रेंस, उन सभी लोगों का प्रवेश और प्रस्थान इसी रंगमंच से होता है। एक आदमी अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाओं को निभाता है, उसकी ये भूमिकाएं ही 7 एजेस 7 अवस्थाएं हैं। हिज एक्ट्स, उसकी भूमिकाएं बीइंग 7 एजेस 7 अवस्थाएं हैं। इन 7 में जो एट फर्स्ट सबसे पहली जो अवस्था है वो है इन्फेंट एज। कौन सी अवस्था है? सबसे पहली अवस्था का नाम क्या है? इन्फेंट एज। इन्फेंट एज में सबसे पहली जो अवस्था है वो इन्फेंट एज, जिसको हम शिशु अवस्था या शैशवा अवस्था बोल देते हैं। शैशवा अवस्था में एक आदमी का क्या अभिनय होता है? एक आदमी किस प्रकार का एक्ट करता है, किस प्रकार का अभिनय करता है? वह नर्स आम्ज, नर्स मीस होगा धाय माँ या पालन पोषण करने वाली माँ की, आम्श मीस होगा गोदी में। ठीक है, क्या करता है गोदी में? पकिंग एंड म्यूलिंग। पकिंग का अर्थ होगा उल्टी करते हुए और म्यूलिंग में होगा क्रंदन करते हुए, रोते हुए। ठीक है, पालन पोषण करने वाली माँ की गोदी में उल्टी करते हुए और क्रंदन रोते हुए जो अभिनय किया जाता है उसे मानव जीवन की इन्फेंट शैशवा अवस्था कहा जाता है। माँ की गोदी में उल्टी और क्रंदन करते हुए, एक बच्चा माँ की गोदी में उल्टी कर देता है, रोता है। ठीक है, ऐसे जो अभिनय होते हैं, दूध नहीं पच रहा है उल्टी कर दें तो, रो रो तो भूख लग रही है, ऐसे जो अभिनय होते हैं, ऐसे अभिनय केवल और केवल शिशु अवस्था में होते हैं। ऐसे अभिनय वाली अवस्था को मानव जीवन की प्रथम शैशवा अवस्था कहा जाता है। माँ की गोदी में रोते हुए और उल्टी करते हुए जो अभिनय हो रहे हैं वो मानव जीवन की प्रथम शैशवा अवस्था के अभिनय होते हैं। इसके बाद होती है स्कूल बॉय एज। स्कूल गोइंग बॉय या स्कूल बॉय एज में क्या होता है? विद्यालय जाने वाली अवस्था में एक लड़का क्या करता है? विनिंग करता है। विनिंग का अर्थ होगा छोटी छोटी शिकायतें। उसकी बहुत छोटी छोटी शिकायतें होती हैं। स्कूल बढ़िया ना है, पीवे को पानी ना है, टॉयलेट ना है, मैडम बढ़िया ना है, पीटे, पढ़ाई सही ना करावे, ऐसी छोटी छोटी शिकायतें। ठीक है, छोटी छोटी शिकायतें करते हुए विद हिज सैसल। ठीक है, कब शिकायत चालू हुए? जब उसके कंधों पर सैसल होता है। सैसल मीन्स छोटे से थैला। स्कूल जाने वाला जो छोटा सा थैला है, अपने स्कूल जाने के छोटे से थैले के साथ छोटी छोटी शिकायतें करते हुए क्या करता है? शाइनिंग मॉर्निंग फेस। शाइनिंग मीन्स चमकते हुए, मॉर्निंग मीन्स प्रातः काल में, फेस मीन्स होगा चेहरे के साथ। वह क्या करता है? क्रीपिंग। क्रीपिंग मीन्स क्या होगा? रेंगता है। ठीक है, लाइक स्नेल, किसके समान? घेंगे के समान।
घेंगा होता है जिते कई आगे बढ़े इते कई पीछे बढ़ जाए, तो घेंगे के समान रेंगते हुए, क्रीपिंग का अर्थ होगा घेंगे के रेंगते हुए, लाइक का अर्थ हो जाएगा समान, घेंगे के समान रेंगते हुए, अनविलिंग टू स्कूल, वह अनिच्छुक होता है, स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक होता है, अर्थात स्कूल जाना नहीं चाहता है। स्कूल बॉय एज में एक छोटा सा बच्चा छोटी छोटी शिकायतें छोटे थैले के साथ, जैसे ही थैला कंधों पर आया उस थैले के साथ उसकी छोटी छोटी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, प्रातः काल में बच्चा शाइनिंग मॉर्निंग फेस, प्रातः काल में चमकते हुए चेहरे वाला लड़का अपने छोटे से थैले के साथ छोटी छोटी शिकायतें करते हुए, घेंगे के समान रेंगते हुए, अनविलिंग टू स्कूल, विद्यालय जाने के लिए अनिच्छुक होता है। सुबह मॉर्निंग प्रातः काल में शाइनिंग फेस, क्रीम फ्रीम से माँ उसके चेहरे को शाइनिंग कर देती है, चमका देती है। चमकते हुए चेहरे के साथ छोटी छोटी शिकायतें करते हुए, चमकते चेहरे के साथ छोटे थैले के साथ उसकी छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, और इन शिकायतें करते हुए क्रीपिंग लाइक स्नेल, वह घेंगे के समान रेंगता है। घर वाले ले जा में थोड़ा सा आगे बढ़े फिर पीछे को खिसका, घेंगे के समान रेंगते हुए, अनविलिंग, अब घेंगे के समान क्यों रेंगता है? अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए वह क्या होता है? अनविलिंग, अनिच्छुक होता है, स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि घर पर जो खिलौने आदि का संसार है उस खिलौनों को छोड़ करके वह स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो देखा हो कि स्कूल में तो जेल सी हो, 5-6 घंटा वहीं पर रहना पड़े। ठीक है, तो ऐसी जो अभिनय होते हैं उन्हें मानव जीवन की दूसरी स्कूल बॉय एज में शामिल किया जाता है। इसके बाद की जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है लवर एज। कौन सी होती है? लवर। एक प्रेमी अवस्था होती है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ तुमने देखा होगा बहुत से छोटे बच्चों को, बड़ों को प्रेम हो जाता है। तो स्कूल बॉय एज ठीक के बाद तीसरी जो अवस्था आती है वो होती है लवर एज, प्रेमी अवस्था। इस अवस्था में एक प्रेमी की हरकतों को देखकर उसकी प्रेमिका उसे छोड़ देती है, और प्रेमिका के बिछड़ने पर वह क्या करता है? साइंग लाइक फर्नेस, साई का अर्थ होगा आहें भरना, साइंग लाइक मीन्स समान, फर्नेस मीन्स जलती हुई भट्टी के समान, आहें भरते हुए। ठीक है, साई का अर्थ होगा आहें भरते हुए, लाइक मीन्स समान, फर्नेस मीन्स जलती हुई भट्टी। लोपी टाकी जो भट्टी होती है ना, धोकनी वाली, लोहे वाली, जो हाथ से घुमा के चलाई जाती है, उस भट्टी में से जो आवाज निकलती है, ऐसी एक प्रेमी के प्रेमिका से बिछड़ने पर उसके मुंह से भी इसी प्रकार की आहें निकलती हैं, आहें भरता है वो उसी के समान। ठीक है, चलती हुई भट्टी के समान आहें भरते हुए, विद वो फुल बैलेड, दर्द भरे विरह गीतों के साथ वह क्या भरता है? आहें भरता है। वो फुल बैलेड, वो फुल बैलेड का अर्थ होगा दर्द भरे गीत। क्या करता है वो? दर्द भरे गीत। यार गिर जाता है बार बार। लवर एज में साइंग आहें भरता है, लाइक फर्नेस, जलती हुई भट्टी के समान, वो फुल बैलेड, और वो फुल मीन्स दर्द भरे विरह गीतों का निर्माण करता है। कैसे गीत होते हैं उसके? दर्द भरे विरह गीत होते हैं। वो फुल बैलेड का मेड मीन्स निर्माण करता है, जिस बनाता है, और उनमें किसका वर्णन करता है? हिज मिस स्ट्रेस, अपनी प्रेमिका का वर्णन करता है, और प्रेमिका के चेहरे आदि का वर्णन करता है, और यहाँ तक कि आईब्रो का भी वर्णन कर देता है। ठीक है, एक प्रेमी जलती हुई भट्टी के समान आहा भरते हुए दर्द भरे विरह गीतों का मेड मीस निर्माण करता है, और उन विरह गीतों में वह अपनी प्रेमिका के चेहरे, भौं आदि की प्रशंसा को वर्णित करता है।
कोई गालों की प्रशंसा करता है, गीतों की, बालों की, लेकिन ये तो बहुतक की प्रशंसा कर देता है। तो ऐसा एक प्रेमी होता है जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के बिछड़ने पर वह गीत लिखता है और वह गीतों में वह अपनी प्रेमिका की प्रशंसा, चेहरे भाव आदि का वर्णन करता है। तीसरी के बाद जो चौथी अवस्था आती है वो आती है सोल्जर एज। कौन सी आती है? सोल्जर। ठीक है, तीसरी के बाद जो अवस्था आती है वो सोल्जर एज है। ठीक है, ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ। तीसरी के बाद जो अवस्था आती है वो आपकी सोल्जर एज है। कौन सी एज है भैया? सोल्जर। ठीक है, चौथी अवस्था है सोल्जर। चौथी अवस्था का नाम क्या है? सोल्जर। सोल्जर मीन्स होगा सैन्य, एज मीन्स होगा अवस्था। सैन्य अवस्था में क्या होता है, एक सैनिक की क्या क्या अभिनय होते हैं। एक सैनिक फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल मीन्स भरा हुआ होता है, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ओथ्स मीन्स होगा शपथ या कसमों से भरा हुआ होता है। एक जो सैनिक है वो विभिन्न प्रकार की अजीब अजीब शपथों या कसमों से भरा हुआ होता है। सैनिक को विभिन्न प्रकार की शपथें दिलाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की कसमें दिलाई जाती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शपथों से भरा हुआ होता है वो। ठीक है, इसके अलावा बियर्ड लाइक पार्ट, उसकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड मीन्स होगा दाढ़ी, लाइक ए पार्ड, पार्ड कह दो, पार्ड शब्द बना है लियोपार्ड से, उसकी तेंदुए के समान। बियर्ड मीन्स क्या होगा? दाढ़ी, लाइक मीन्स होगा समान, पार्ड मीन्स होगा तेंदुए के समान, उसकी क्या होती है? दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर, जेलस इन ऑनर, सम्मान प्राप्ति में वो क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। जेलस मीन्स क्या होगा? ईर्ष्यालु। ऑनर मीन्स होगा सम्मान प्राप्ति में वो क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान प्राप्ति में वो क्या होता है भैया? ईर्ष्यालु होता है। ठीक है, और सडन कुक एंड क्वारल, सडन कुक, सडन एंड कुक इन क्वारल, सडन कुक का अर्थ होगा हमेशा तैयार रहता है। क्वारल मीन्स क्या होगा? लड़ाई के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग बबल रेपुटेशन, सीकिंग मीन्स होगा प्राप्त करने, प्राप्त करने, बबल मीन्स बुलबुले के समान, रेपुटेशन मीन्स होगा प्रतिष्ठा के लिए। इन कैनोन्स माउथ, कैनोन मीन्स होगा तोप के, माउथ मीन्स मुँह में, वह जाने को तैयार रहता है। सीकिंग मीन्स प्राप्त करने, बबल मीन्स बुलबुले के समान, बुलबुले की जगह पे हम इसको क्षणिक भी कह सकते हैं। रेपुटेशन प्रतिष्ठा, उस क्षणिक प्रतिष्ठा की खातिर वह अपने आप को मौत के मुँह में भी धकेलने को तैयार रहता है। ये सैन्य अवस्था के वर्णन है। एक सैनिक फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब शपथों कसमों से भरा हुआ होता है। बियर्ड लाइक के पार्ट, उसकी तेंदुए के समान दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर, वह सम्मान प्राप्ति के लिए ईर्ष्यालु होता है। सडन कुक एंड क्वारल, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। सीकिंग बबल रेपुटेशन, क्षणिक प्रतिष्ठा की प्राप्त करने के लिए या क्षणिक प्रतिष्ठा को पाने के खातिर वह तोप के मुँह में भी जाने को तैयार रहता है। एक सैनिक किन से भरा हुआ है? नंबर 1 है, सैनिक की क्या विशेषता है गई? फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब शपथों से भरा हुआ है। तेंदुए जैसी दाढ़ी हो गई। सम्मान प्राप्ति में ईर्ष्यालु, लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर तैयार। बबल रेपुटेशन की खातिर वह किसके लिए? तोप के मुँह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। सैनिक विभिन्न कसमों से, एक सैनिक अपनी बातों को घर कितने दिन की छुट्टी आया उस बात को भी वह शेयर नहीं करता। हाँ बस 2 दिन की ओर रह गई, क्योंकि ये सब कसमें दिलाई जाती हैं।
सैनिकों के उनके रात के कोड वर्ड होते हैं, उनको भी वे किसी को नहीं शेयर करते। तो ऐसी विभिन्न शपथ उन्हें दिलाई जाती हैं, कसम दिलाई जाती हैं, तो जिनसे वह भरा हुआ होता है। 18-17 साल को लड़का फौज में लग जाए तो उसकी तेंदुए जैसी दाढ़ी होती है। जेलस सन ऑनर, सम्मान में वह ईर्ष्या, उसके सम्मान में ईर्ष्या भरी होती है, ईर्ष्या से ही उसे सम्मान मिलता है। जब तक शत्रुओं को वह ईर्ष्या नहीं करेगा उसे सम्मान प्राप्त नहीं होगा। सडन कुक और शत्रु पर धावा बोलने के लिए हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहता है और उस रेपुटेशन के मैं 5 सैनिकों को 5 उनको शत्रु सैनिकों को मार गिराऊंगा तो मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मुझे कोई ना कोई प्रमोशन प्राप्त होगा। उस पद की प्रमोशन की प्रतिष्ठा की खातिर जो क्षणिक है उसके मरने के साथ ये प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, लेकिन उसकी प्राप्ति के खातिर वह अपने आप को तोप के मुंह में भी डालने को, मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहता है। तो स्ट्रेंज ओथ से भरा हुआ है, तेंदुए के समान दाढ़ी वाला है, सम्मान प्राप्ति में ईर्ष्यालु, लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर और क्षणिक प्रतिष्ठा के खातिर अपने आप को मौत के मुंह में भी डालने के लिए वह तैयार रहता है। इसके बाद की जो 5वीं जो अवस्था है वह है जस्टिस एज है। कौन सी एज है भैया? जस्टिस एज है। 5वीं अवस्था का नाम है जस्टिस एज, न्यायाधीश अवस्था। न्यायाधीश जो अवस्था होती है ये 55 से 65 साल के बीच की अवस्था को न्यायाधीश अवस्था कहा जाता है। ठीक है, 55 से 65 साल की उम्र की मध्य की जो अवस्था होती है न्यायाधीश अवस्था के अंदर काउंट होती है। ठीक है, इसमें आदमी फॉन्ड ऑफ, शौकीन होता है, ईटिंग, खाने का बहुत शौकीन होता है। ये लाइन इसमें है नहीं लेकिन यूज़ होगी। ईटिंग, खाने का बहुत शौकीन होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होगा? शौकीन। ईटिंग, खाने का वह बहुत शौकीन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? फेयर राउंड वैली, उसका गोल मटोल पेट होता है। फेयर राउंड वैली, फेयर राउंड कह दें या पैट वैली। ठीक है, मटके जैसा, PET मीन्स पालतू और PAT पूप, सॉरी POT पॉट, पॉट वैली, उसका मटके जैसा गोल मटोल उसका क्या होता है भैया? पेट होता है। ई पेट कायते हो, ई पेट या तोंद कैसी होती है? गोल मटोल, क्योंकि इसमें गुड़ कैपन लाइंड, गुड़ मीस अच्छी तरह से, कैपन मीस होगा नर चूजे, लाइंड मीस धारीदार, नर चूजों का मांस भरा हुआ होता है। अच्छी तरह से इनकी तोंद पेट में, किसका? नर चूजों का, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि इंग्लैंड में न्यायाधीश को रिश्वत के रूप में किसकी पार्टी दी जाती है? न्यायाधीश को रिश्वत के रूप में नर चूजे, मांस आदि की पार्टी दी जाती है, तो मांस से उसका पेट गोल मटोल तोंद होती है। ठीक है, इसके अलावा आइज सिवर, उसकी आँखें भी कैसी होती हैं? आइज सिवर होती हैं, गंभीर डरावनी आँखें होती हैं। ठीक है, और फॉर्मल कट की क्या होती है? बियर्ड फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी केवल औपचारिक निशान ही रह जाता है। यहाँ दाढ़ी रह जाए, औपचारिक निशान वाली उसकी क्या होती है? दाढ़ी। फॉर्मल मीस, औपचारिक कट मीस होगा, निशान वाली उसकी क्या रहती है? दाढ़ी केवल औपचारिक निशान में ही रह जाती है। फुल ऑफ वाइज सॉज, जो किन से भरा हुआ होता है? वाइज सॉज, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से, समझदारीपूर्ण कहावतों से, समझदारीपूर्ण बातों से वह भरा हुआ होता है। मॉडर्न इंस्टांसेस, नए नए उदाहरणों को वह लोगों को समझाता है। मॉडर्न मीन्स नए नए, इंस्टांसेस मीन्स उदाहरणों को समझाते हुए, प्लेज हिज पार्ट, प्ले मीन्स अभिनय करता है, हिज पार्ट अपनी भूमिका का वह अभिनय करता है। ठीक है, न्यायाधीश खाने का शौकीन, जिसका गोल मटोल तौन पेट होता है, जिसमें अच्छी तरह से नरचूजों का, धारीदार नरचूजों का मांस भरा रहता है, आंखें डरावनी। अब मोड़ो थोड़े पेटे पेट मोह सब कुछ मोटा होता है तो आंखें मोटी मोटी डरावनी आंखें होती हैं, दाढ़ी केवल औपचारिक निशान ही रह जाता है। ठीक है, और वह समझदारी पूर्ण कहावतों और नए नए उदाहरणों से भरे हुए
प्लीज अभिनय करता है, हिज पार्ट अपनी भूमिका का अभिनय करता है। तो इस प्रकार से एक न्यायाधीश की भूमिका होती है खाने का शौकीन, मोटे पेट वाला, जिसमें नरचूजों का मांस भरा रहता है, डरावनी आंखें, औपचारिक निशान वाली दाढ़ी और समझदारी पूर्ण कहावतों बातों से, नए नए उदाहरणों से वह लोगों को समझाते हुए अपनी भूमिका का अभिनय करता है। तो इस प्रकार से ये जो अवस्थाएं हैं वो जस्टिस न्यायाधीश अवस्था का वर्णन था, न्यायाधीश की भूमिका का वर्णन था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में 6वीं और 7वीं अवस्था के साथ साथ इसके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स की तरह चर्चा होगी और उसके बाद आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स को भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, दिखने में समस्या हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप समझें उसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।